नमस्कार, स्वागत है आपका सरोकार में। मैं हूं अमृता राय और आज सरोकार देहरादून के फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट से यहां पर मौजूद हैं। हमारे साथ उत्तराखंड के जानकार, जनता और नेता। आप सबको पता है कि उत्तराखंड में एक हफ्ते पहले ऐसी भयंकर बारिश और उसके बाद बाढ़ आई कि तमाम के तमाम घर बह गए, हजारों जिंदगियां बर्बाद हो गई, पुल बह गए, सड़क बह गए और इसके साथ साथ विश्वास और आस्थाएं भी टूटती और बहती हुई नजर आईं। दरकते हुए नजर आए यहाँ के पहाड़, यहाँ के पत्थर और यहाँ के लोगों के रहने वाले घर। अब सवाल ये है कि आखिर इस तरह की स्थिति पैदा क्यों हुई और इससे यहाँ के लोगों ने और यहाँ के प्रशासन ने क्या सबक सीखा। तो आज चर्चा इसी मुद्दे पर। और आज इस चर्चा में शामिल होने के लिए हमारे साथ कई खास मेहमान हैं। हम अपना परिचय करवाते हैं अपने मेहमानों से। हमारे साथ हैं कांग्रेस के नेता हीरा सिंह बिष्ट जी, जो कि पूर्व मंत्री रह चुके हैं। बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ बीजेपी के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक साहब हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है। आप दोनों से प्रशासन की खूबियों और खामियों और इसके सबक के बारे में पूछेंगे। लेकिन इसके अलावा हमारे साथ दो महत्वपूर्ण लोग और हैं। हमारे साथ पद्मश्री अनिल जोशी जी हैं, जो कि पर्यावरणविद हैं और पूरा देश इन्हें जानता है। इसके अलावा हमारे साथ डॉक्टर डीपी डोभाल हैं, जो कि जियोलॉजिस्ट हैं और सीनियर साइंटिस्ट हैं वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी में। आप सभी मेहमानों का बहुत स्वागत है। और इसके अलावा इस इंस्टीट्यूट में पढ़ने वाले और देश के भावी कह सकते हैं कि फॉरेस्ट विशेषज्ञ भी हमारे साथ मौजूद हैं, जो इस चर्चा में उतनी ही शिद्दत से पार्टिसिपेट करने आए हैं जितनी शिद्दत से आप सब मेहमान आए हैं। इस चर्चा को आगे बढ़ाएं उससे पहले आइए दिखाते हैं आपको एक खास रिपोर्ट। There's a difference between deluge and disaster. This is deluge. ये तो सुनामी है पहाड़ों की। और कोई भी इंतजाम, अब कहाँ क्लाउड बस्ट होगा। किसने सोचा था कि केदारनाथ के पीछे से ग्लेशियर फट जाएगा और केदारनाथ में एक नदी थी, अब दो नदियां बह रही हैं। जो रूटीन लैंडस्लाइड्स होते थे उसके लिए हम इक्विप्ड थे, लेकिन ये 20-20 फुट पानी बढ़ जाना, नदियों का कोर्स चेंज कर देना, नदियों का क्लाउड बस्ट हो जाना, ये तो एक ऐसा एक त्रासदी है जो कि ह्यूमन हम लोग इसको नहीं कंसीव कर सकते थे। कहर कुदरत का है, लेकिन विभीषिका शायद हमारे किए का नतीजा है। कीमत सैकड़ों लोगों की जान, हजारों लोगों की मुसीबत और करोड़ों रुपए के नुकसान से चुकाई गई है। हमें आगाह करने के लिए इस शख्स ने 2 साल पहले उपवास कर अपनी जान दे दी, लेकिन हुक्मरान बेफिक्र रहे और लोग लापरवाह। और अब ये नजारा है। प्राकृतिक आपदा के आगे मनुष्य की लाचारी तो पुरानी है, लेकिन बारिश और बाढ़ से हुए विनाश के इन हृदय विदारक कहानियों के पीछे सिर्फ प्रकृति का कोप ही नहीं है। जिस तरह इंसान ने प्रकृति से खिलवाड़ किया, उसका और क्या नतीजा होता। वनों की बेहिसाब कटाई से मिट्टी दरकी तो पानी आते ही जमीन धंसनी ही थी। नदियों के अंदर से पत्थरों की बेलगाम कटाई ने जलधारा को बेकाबू कर दिया है। तो जून के महीने में असामान्य बारिश और बादल फटने से बाढ़ चली तो आसपास की जमीन को धंसाती गई। चेतावनियां भी थीं और कुदरत का मिजाज बिगड़ने के इशारे भी। अगर कुछ नहीं था तो उस पर हमारा ध्यान। क्या अब हम चेतेंगे? क्या अतीत की तरह कुछ दिनों में पीड़ा और विध्वंस की इन तस्वीरों को भूलकर फिर प्रकृति से पुराने खिलवाड़ में जुट जाएंगे? पोखरियाल साहब, ये जो अभी प्रलयकारी बारिश हुई, लोग कह रहे हैं कि ये बहुत बड़ी हिमालयन ट्रेजेडी थी। क्या आप इसे हिमालयन ट्रेजेडी मानते हैं? और क्या इस तरह की जो ट्रेजेडी आई उससे हमारी सरकारें निपटने के लिए तैयार थीं? इस ढंग की आपदा लगभग हर वर्ष आती है, लेकिन जो इस समय जो जिस तरीके का ये प्राकृतिक आपदा आई है और केदारनाथ जी में जिस ढंग से हुआ है, मैंने तो अपनी आंखों से देखा। तभी मैं चला गया था दूसरे तीसरे दिन। मुझे बताया गया कि 1882 में इस तरीके का प्रलय हुआ था
जो आज स्थिति है केदारनाथ जी की, ठीक उसी स्थिति में 1882 में वो केदारनाथ जी थे। तब और अब में अंतर ये रहा कि तब सड़कें नहीं थी, संसाधन नहीं थे, तो जो केदारनाथ जी तक जाने वाले लोग रहे होंगे वो 5%, 2% भी नहीं रहे होंगे 1882 में। लेकिन आज जिस तरीके से पहले उस समय हुआ, जो आज हुआ उसी ढंग का, तो इसने हजारों लोगों को जान को लिया है। और जो तबाही का मतलब ये आप कह रहे हैं कि 125 सालों में जो विकास हुआ, उस पूरे विकास को इस प्रलय ने ध्वस्त करके रख दिया। आप भी यही मानते हैं बिश जी? निश्चित रूप से प्राकृतिक आपदा जब हम प्रकृति से टकराने की कोशिश करते हैं, उसके महत्व को, उसके गरिमा को नहीं रखेंगे। वैज्ञानिक भी समझौता करके आगे बढ़ सकता है, लेकिन टकरा के प्रकृति को विनाश करके आगे बढ़ेंगे तो विनाशकारी उसकी लीला होगी। मैं यही समझता हूँ, शास्त्रों में कहा गया, यही सब साइंटिस्ट भी इस बात को मानते हैं। तो सहयोग न करके हम उसके साथ अपनी ताकत को बुरी तरह से लगा रहे। सड़कें डायनामाइट से उड़ा रहे, पहाड़ हिलेगा, जब बारिश होगी पहाड़ गिरेगा। हम सड़कों के किनारे होटल बना रहे, मकान बना रहे। दून घाटी का उदाहरण दूंगा। देहरादून में मसूरी देहरा विकास प्राधिकरण बना, और देहरादून में दूसरा एक ग्रामीण आंचल का एक निगम बना, जो केवल विनाश के लिए मसूरी का विनाश कर दिया। अट्टालिकाएं भवन बना दी, किस बात का डेवलपमेंट अथॉरिटी? देहरादून में बाजारों में मार्केट बना दी, किस बात का डेवलपमेंट अथॉरिटी? पार्किंग नहीं है, पार्क जो थे वहाँ मकान बना दिए गए। तो नदियों के किनारे सारी नदियां घेरती चली जा रही हैं। तो मैं ये कहूंगा कि जैसे मसूरी में कुछ साल पहले सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश करके हमारे चूना पत्थर खानों को बंद कराया था, जो हमारे मसूरी में कोड के स्वरूप में। मैं तो ये जानना चाहती हूँ, आप तो यहाँ की सरकारों के हिस्सा रहे हैं, इस विकास के एक तरह से भागीदार रहे हैं, आप ये सवाल उठा रहे हैं, मुझे हैरानी हो रही है। आप लोग को तो रोकने का काम था। जो सही बात है, रोकने का काम मैं ये गारंटी से कहूंगा इंदिरा गांधी ने किया था। जब मसूरी में खाने बंद हुए, सुप्रीम कोर्ट ने बंद कराई। उन्होंने आर्मी के एक सर्विसमैन की टास्क फोर्स बनाई और दोबारा मसूरी को गिनती में ला के खड़ा किया। उस काम को हमको करना है। आप ये कह रहे हैं कि इंदिरा गांधी के समय की तरह से दोबारा फिर हमें उसमें जाना चाहिए हमको। मैं आपको शामिल करना चाहूंगी अनिल जोशी जी। 2010 की एक रिपोर्ट में पढ़ रही थी, जिसमें ये बताया जा रहा था कि लैंडस्लाइड, क्लाउड बर्स्ट, फ्लैश फ्लड, ये सब जो है तब भी आम बात थी। और उस समय 2010 में भी इतनी बड़ी नहीं, लेकिन काफी बड़े पैमाने पर उस समय भी क्लाउड बर्स्ट हुआ था। आपको याद भी होगा निशंक जी, उस समय भी ये कहा गया था कि इस क्लाउड बर्स्ट से और इस तरह की भारी बारिश से हम विकास में दशकों पीछे चले गए। उस समय भी ऐसी ही बातें कही जा रही थी। लेकिन 2010 से 2013 की भी अगर हम बात कर लें, तो कोई सबक नहीं सीखा गया इस बीच में? देखिए, पहली बात तो हमें बड़ी ईमानदारी से ये स्वीकार कर लेनी चाहिए, सरकारों को भी और सबको, ये मानव जनित है। ये प्राकृतिक आपदा में जो सबसे बड़ी भूमिका है, हमारे जो अनस्क्रूपुलस डेवलपमेंट प्लान्स हैं, बिना अब देखिए, किसी भी जगह की एक कैरिंग कैपेसिटी होती है। केदारनाथ, बद्रीनाथ, शंकराचार्य ने इसलिए स्थापित नहीं किए थे कि वहाँ आप रहने और अपने 5 सितारा संस्कृति को ले जाएंगे। शांति की जगह थी, कम से कम लोगों का दबाव होना चाहिए था। एक बड़ा महत्व है ये, इसमें एक बिंदु है। दूसरी बड़ी बात यह है कि हमने एक लगातार इन आपदाओं से कभी कोई सबक नहीं लिया, और यही कारण है कि हम तमाम उन फ्रंट में अपने आप को बड़ा असफल और असहाय महसूस करते हैं। और ऐसी हालातों में तो सरकार ही असहाय हो जाती है, उसी को सहायता की आवश्यकता होती है बनस्पत लोगों को पहुंचाने की। देखिए, सीधी सी बात यह है कि अगर हम इस तरह की तैयारियों में कहीं रहे मजबूत, तो निश्चित रूप से इस तरह की आपदाओं में हमारे पास एक नियंत्रण होगा। हम कम से कम आपदा के प्रभावों को कहीं ना कहीं पर अंकुश लगा सकते हैं। दुर्भाग्य से ये नहीं हो पाता। क्यों? इसलिए कि हम भूल जाते हैं आपदा से पहले और आपदा के बाद। हम कुछ नहीं जानते, आपदा तक ही हम सीमित रहते हैं, उससे ना आगे न पीछे, हम कुछ नहीं जानते। मुझे लगता है कि हिमालय एक संवेदनशील है और इसके लिए कोई टुकड़े नहीं किए जा सकते, कमर ज्यादा नहीं। देखिए, बात यह है कि हम भावनाओं से चलें या फिर तथ्यों से चलें। आप अगर कुछ तथ्य प्रस्तुत कर सकें, सिर्फ भावनाएं मत कहिए कि हाँ भाई इकोलॉजी का ध्यान नहीं रखा गया और पर्यावरण का ध्यान नहीं रखा गया, अंधाधुंध विकास हुआ, यहाँ पे ये बिल्डिंग बना दी गई, वहाँ पे नहर खोद दी गई, वहाँ पे जो है हाइडल पावर प्रोजेक्ट बना दी गई। ये कुछ जैसे मैंने जो बहुत आपके सरकार के बड़े लोगों से, मंत्रियों से बात की, उनका ये कहना है कि आप भावनाओं से मत बात करिए, आपके पास तथ्य है, आप तथ्य प्रस्तुत कीजिए और तथ्यों से काटिए। देखिए, पहला तथ्य तो यही है
कि हिमालय का जो सिस्टम है ये जितनी ऊंचाई पे आप जाएंगे वो उतना फ्रिजाइल होगा, क्योंकि हिमालय अभी बनने की स्थिति में है। पहला तथ्य ये है कि ये फ्रिजाइल जोन है और इनकी अपनी कैरिंग कैपेसिटी होती है, वैज्ञानिक आधार है उसका। उस कैरिंग कैपेसिटी के अनुसार आपको बिहेव करना पड़ेगा। आपके जितने भी कंस्ट्रक्शंस होंगे उसके अनुसार तय होनी चाहिए। क्या हमारे पास कोई रेगुलेशन, ऐसा कोई एक्ट है जिससे हम ये तय कर पाए कि ये नहीं होगा और ये नहीं होगा? पहली बात। दूसरी बड़ी बात ये है कि ये जितनी भी प्रवाह है हमारे इकोसिस्टम्स के, हिमालयन इकोसिस्टम के, नदी, जंगल, हमारी मिट्टी, ये सब इंक्लूसिव है जब हम इसके बिहेवियर की बात कहते हैं। एक सिस्टम को छेड़ेंगे तो वो दूसरे के साथ जुड़ा होता है। अगर आप जंगल को छेड़ेंगे तो मिट्टी भी जाएगा, फ्रिजिलिटी बढ़ेगी। नहीं, लेकिन डोभाल साहब, मैं कल मुख्यमंत्री से बात कर रही थी और मैंने इको सेंसिटिव जोन की बात की, तो उन्होंने कहा कि इको सेंसिटिव जोन तो वो है ही नहीं जहां पर इतना प्रलय आया है, वो इको सेंसिटिव जोन में नहीं आता है। क्या आप, क्योंकि यहाँ के जियोलॉजी के बारे में बेहतर समझते और अध्ययन कर चुके हैं, मैं ये जानना चाहती हूँ, क्या हिमालय का पूरा इलाका इको सेंसिटिव जोन है या कुछ खास इलाके इको सेंसिटिव जोन है? क्योंकि जैसा कहा जा रहा है सरकार की तरफ से कि इको सेंसिटिव जोन में ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा है। देखिए, अगर हम पूरे हिमालय की बात करते हैं, जैसे अनिल जी ने बताया अभी कि जैसे हम ऊपर जाते हैं, पूरा हमारे माउंटेन बिल्डिंग न्यू है, हिमालय भी डेवलप हो रहा है, अपलिमेंट हो रहा है हिमालय का, और ये फ्रिजाइल जरूर है, पर इकोसिस्टम जिनको आपका क्या आपके पैरामीटर होंगे, कैसे आप उसको डिफाइन करेंगे, कौन सा आप इकोसिस्टम जोन होगा या कौन सा जोन नहीं होगा। अगर आप हिमालय को लो तो हमारी मतलब लगाओ कि 30% पॉल्यूशन हमारी उसमें बचती है हिमालय में, और हिमालय पूरा हमारा जो है लगभग 2500 किलोमीटर लंबा है, 250 किलोमीटर चौड़ा है। यहाँ पर हमारे पास बहुत रिसोर्सेज भी हैं, जिसमें से हमारे पानी का बहुत बड़ा भंडार है, ग्लेशियर है, जिसमें हमारे पास लगभग 10,000 से ज़्यादा ग्लेशियर है। अब जैसे हम इकोसिस्टम की बात करते हैं कि अभी जो उत्तराखंड गवर्नमेंट ने या सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो है उत्तरकाशी को जो है उन्होंने इकोसिस्टम में गौमुख से लेकर उत्तरकाशी तक का जो 130 किलोमीटर का स्ट्रेच है, गौमुख में है, गौमुख एक प्लीविंग प्लेस है, वहाँ हजारों लोग जाते हैं जैसे पानी भरने के लिए, यात्रा करने के लिए। और गंगोत्री ग्लेशियर दोनों रूप से हमारे बहुत इंपॉर्टेंट है। पिलग्रिम की तरफ से भी हमारे उससे आस्था जुड़ी हुई है, क्योंकि गंगा का ओरिजिन है। ग्लेशियर सबसे बड़ा ग्लेशियर है, वो उसका पूरा उत्तरांचल का जो लगभग 30 किलोमीटर लंबा है, और गंगा का रिसोर्स है, गंगा की जननी है, तो इन दोनों से वो जुड़ा हुआ है। और इसके बहुत बड़ा ग्लेशियर होने से क्या हो रहा है, वहाँ पर लोगों का जाना आना बहुत हो गया था, उससे क्या होता है वहाँ पर कैजुअल्टियाँ बहुत हो रही थी। नहीं, मुझे ये बताइए कि इको सेंसिटिव जोन में हम पूरे उस उत्तराखंड के इलाके को मान सकते हैं या कितने % इलाके को माना जा सकता है, या पूरा उत्तराखंड इको? देखो, अगर आप पूरा उत्तराखंड इको सेंसिटिव जोन मानेंगे तो फिर आप डेवलपमेंट 0 हो जाएगा। आप क्या कर पाएंगे? तो आपको वो चीज़ें डिफाइन करनी पड़ेगी, कौन से हमारे फ्रिजाइल जोन हैं, कहाँ हमें जो है इसकी इम्पोर्टेंस ही है। जैसे आपका गंगोत्री ड्राइव है, दैट इज गुड, मतलब गंगोत्री को ऊपर को गंगोत्री टेम्पल से ऊपर को कर सकते हैं, लेकिन गंगोत्री से नीचे के लिए गंगोत्री से आप कर दो। जैसे केदारनाथ वैली है, केदारनाथ वैली एक बिल्कुल नैरो वैली है, एकदम से जो है उसके पीछे पूरा ग्लेशियर पड़ा हुआ है। तो आप ये कह रहे हैं कि जो 130 किलोमीटर का दायरा अभी इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया है, उससे और बढ़ाने की जरूरत है और नए तरीके से रीडिंग करने और उसके अध्ययन करने की जरूरत है। मैंने बढ़ाने की जरूरत नहीं, जाने की जरूरत नहीं, आपको ऊपर ही जाना है, पर आपको स्पेस आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। निशंक जी। अमृता, मैं एक तो ये कहना चाहता हूँ कि प्राकृतिक आपदा किसी न किसी रूप में किसी नाम से न केवल हिमालय में पूरे देश और दुनिया में आती है। कभी सुनामी नाम होता है उसका, कभी बाढ़ नाम होता है, तो कभी भूकंप नाम होता है, तो कभी बादल फटने का नाम होता है। भिन्न भिन्न नामों से आपदाएं आती हैं। एक तो मैं ये कहना चाहता हूँ। दूसरे में मैं जिस मूल विषय को कहा था कि होता तब भी था, लेकिन नुकसान कम होता था, अब होता है नुकसान ज्यादा। इसलिए होता है कि लोगों ने, जैसे वे साहब जिस चर्चा कर रहे थे, आदरणीय डॉक्टर जोशी कर रहे थे, कि जगह जगह कब्जे हो गए हैं और जनसंख्या जिस सीमा तक बढ़ रही है उस सीमा तक। लेकिन मैं मूल विषय ये कह रहा हूँ कि उत्तरकाशी से लेकर के और गंगोत्री तक आप जो है संवेदनशील क्षेत्र घोषित कर रहे हैं। ये तो पूरे हिमालय संवेदनशील क्षेत्र घोषित है। हिमालय की अलग नीति बननी चाहिए थी, पूरी हिमालय की नीति। इसलिए मैंने प्रधानमंत्री, जब मैं मुख्यमंत्री था तब जब इस दिशा में गंगा प्राधिकरण बोर्ड की बैठक हुई थी, मैंने 2 बातें कही थी। यदि पूरा हिमालय संवेदनशील है तो अलग नीति बनाइए। क्या वहाँ के लोगों को आप दूसरी जगह कर देंगे?
वन अधिनियम 1980 आज भी जीवित है। देखिए, हम एक छोटा सा रास्ता बनाने के लिए भी हाँ। वन भूमि का हस्तांतरण करते हैं और यहाँ से लेकर के दिल्ली तक भागते हैं। निशंक जी, मैं वन के कटाव के बारे में भी आपसे बात करूंगी, लेकिन एक चीज आपने उठाई उसको मैं जानना चाहती हूँ। आपने कहा प्राकृतिक आपदाएं अलग अलग रूपों में दुनिया भर में आती रहती हैं, लेकिन प्राकृतिक आपदाएं इतने बड़े पैमाने पर नुकसान नहीं करती हैं दुनिया भर में जितनी कि यहाँ नुकसान कर गई। मैं एक चीज जानना चाहती हूँ, जैसे हमने सुनामी अलर्ट के लिए अपने यहाँ एक सिस्टम विकसित कर लिया, साइंटिस्ट यहाँ पे बैठे हुए हैं और यहाँ पे भी जो लोग बैठे हुए हैं वो लोग भी रिसर्च कर रहे हैं, वो लोग भी तमाम तरह के साइंटिफिक रिसर्च कर रहे हैं और हमारे यहाँ डिस्कशन से कुछ सीख के ही हो सकता है जाए। मैं ये जानना चाहती हूँ कि 2007 में एक डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का गठन हुआ यहाँ पर, वो फंक्शनल ही नहीं है, ऐसा बताया जाता है कि उसके बाद से उसकी कोई मीटिंग ही नहीं हुई, इसकी कोई गाइडलाइंस ही नहीं तय हुई, उसकी कोई पॉलिसी ही नहीं बनी। मैं ये कह रही हूँ कि प्राकृतिक आपदाओं को रोकने के लिए क्या हम अपने तंत्र को और ज्यादा मजबूत विकसित नहीं कर सकते हैं? क्या ऐसे अलर्ट सिस्टम नहीं डेवलप कर सकते हैं जिससे कि अगर मान लीजिए ज्यादा तादाद में कहीं पर लोग हैं और इस तरह की कोई हालात सिचुएशन पैदा होते हैं तो हम उनको जल्दी से जल्दी बाहर निकाल सकें? दोनों पार्ट अलग अलग हैं। आप प्राकृतिक आपदा को तो कैसे रोक सकते हैं? अब अचानक जो है बादल फटा और उस गांव में मैंने देखा कि ऊखी मठ के हमारे सामने उस में पूरा बादल, गांव का पता ही नहीं चला कि कहाँ चला गया गांव। अब आप रोक सकते हैं क्या? आज के दिनांक में उस गांव में वो बादल फटने से कोई रोक सकता है? लेकिन हाँ, दूसरा पार्ट महत्वपूर्ण है जिस बात को आपने उठाया है कि जो आपदा का प्रबंधन है वो उस गति से होना चाहिए। कम से कम जो लोग बचाए जा सकते हैं, जिन लोगों को दूसरी जगह स्थापित किया जा सकता है, उसमें तात्कालिकता चाहिए, उसमें गतिशीलता चाहिए, उसमें प्रखरता चाहिए। और उसके लिए जो आपदा प्रबंधन की नीति बनी थी, ऐसा नहीं कि काम नहीं हुआ। 2010 में हमने उस पर काम किया, गांव स्तर तक की समितियां बनाई, गांव, ब्लॉक, जिला, मंडल और प्रदेश स्तर पर आईटीबीपी, एसएसबी और मिलिट्री इनको जोड़ा और उनका प्रशिक्षण किया। लेकिन इतनी बड़ी आपदा में तो सारी हमारी गवर्नमेंट फेल हो गई। मैंने 4 दिन पहले, 5 दिन पहले जब प्रधानमंत्री जी से, जो केदारनाथ जी से बात की, तो मैंने उनसे ये अनुरोध किया कि ये राज्य सरकार के हाथ से निकली हुई चीजें हैं, ये प्रबंधन तो सेना और आईटीबीपी को आप दीजिए। हाँ। तो जितना स्थानीय आधार पर आज भी ऐसा नहीं है, लोगों की जानों को बचाने का जो काम किया है लोगों ने, हजारों सैकड़ों लोगों को बचाया गया स्थानीय आधार पर। लेकिन हाँ, आपका ये कहना सही है, उसको और तेजी से बढ़ाया जाए, उसको और सशक्त किया जाए, उनको और तेजी से उपकरण ब्लॉक स्तर पर। लेकिन हम एक चर्चा और करेंगे और अनिल जी को इस चर्चा में शामिल करेंगे। जो आपने कहा कि इस तरह के प्रलयकारी सिचुएशन में कोई भविष्यवाणी नहीं की जा सकती है, उस पर हम बात करेंगे कि क्या भविष्यवाणी की जा सकती है, क्या लोगों की जानें और ज्यादा बचाई जा सकती थी। एक ब्रेक के लिए रुकते हैं, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। तो आज हम चर्चा कर रहे हैं कि उत्तराखंड में जिस तरह की बाढ़ और बारिश की विभीषिका बनी, क्या उसे रोका जा सकता था? अनिल जी, अभी निशंक साहब कह रहे थे कि जिस तरह का प्रलय आया, उस प्रलय को रोकना संभव नहीं था और ये तो जो हुआ वो एकदम नामुमकिन था रोकना। लेकिन क्या आपको लगता है कि इसे रोकना या उसकी हानि को कम करना संभव था? हाँ, पहली बात तो यह है कि प्राकृतिक आपदाएं कुछ हद तक ही प्रिडिक्ट की जा सकती हैं, उनको आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। खासतौर से भूकंप जैसी चीजों को, क्लाउड बस्ट और ये तमाम चीजें जो हैं, ये आपदाएं आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, इसलिए वो आप उस रूप में नहीं रोक सकते। लेकिन जो बड़ा महत्वपूर्ण हिस्सा है कि इन आपदाओं के बारे में हम इनसे उत्पन्न नुकसानों पर जरूर कहीं ना कहीं रोक लगा सकते हैं। उसके दो तीन तरीके हैं। एक बड़ी बात यह है कि इस देश में एक डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है। प्रश्न यह है कि जब से ये अथॉरिटी है, इस पर एक बड़ा भारी प्रश्न है कि इसने आज तक क्या योगदान किया, क्यों, और हर एक स्टेट में एक डिजास्टर मैनेजमेंट सेल भी स्थापित किया गया है एक औपचारिकता के रूप में। सत्य तो ये है, हमने कभी भी दो बातों को नहीं गंभीरता से सोचा, हमने बार बार रिव्यू करने की कोशिश नहीं की कि इन अथॉरिटीज का, इन सेल्स का क्या योगदान संभव है, पहली बात। दूसरी बड़ी बात यह है कि जब हमें मालूम है कि हर बार में जब भी त्रासदी आती है, सबसे पहला शिकार गांव बनता है और कम से कम 24 और 48 घंटे तक उनके बीच में कोई जा ही नहीं पाता। जब हम अच्छी तरह जानते हैं इस बात को, तो हमारी तैयारी किस रूप में होनी चाहिए कि हम जो भी विकेंद्रित करें ज्ञान, विज्ञान और जो भी रिसोर्सेज का, वो गांव के बीच में पंचायतों, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जी ने, कि गांव की पंचायतें, गांव के स्वैच्छिक संगठन
और गांव की जो सभा है, जिन्होंने विक्टिम होना है और वे भयभीत भी होते हैं, इसलिए वो तैयार भी होते हैं। हमने ऐसी साफ रणनीति हमारे बीच में नहीं हुई और यही इसका कारण है कि हम इसको उतना अंकुश नहीं लगा सके। जी, हमारे साथ एक और खास मेहमान जुड़े हैं। हमारे साथ हैं अखिल गढ़वाल सभा के अध्यक्ष और सामाजिक कार्यकर्ता टीएस असवाल साहब। असवाल साहब, आपको भी हम इस चर्चा में शामिल करना चाहेंगे, लेकिन पहले बिस साहब मैं आपसे पूछूंगी। जो अनिल जी ने सवाल उठाए कि अगर हम अपनी व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त करें और गांवों तक इसे सुदृढ़ बनाने की कोशिश करें तो हम इस तरह की हानि को कुछ कम कर सकते हैं। बात सही है कि डिजास्टर मैनेजमेंट जो एक डिपार्टमेंट है उत्तराखंड में अभी प्रभावी ढंग से काम नहीं कर पाया, मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है। अच्छा, जैसा अभी डॉक्टर साहब ने कहा, अनिल जी ने कहा, निशंक जी ने कहा कि पंचायती व्यवस्था तक इसको ले जाना एक अच्छा रहेगा। और हम क्लाउड बर्स्ट को नहीं रोक सकते, भूकंप को नहीं, क्योंकि हमारा भूकंपीय जोन है सारा, कभी भूकंप आ सकता। पहले भी आया उत्तरकाशी में बड़ी तबाही हुई थी। उससे होने वाले नुकसान की भरपाई कैसे करें और उससे कम से कम, जैसे एक मार्ग है, एक मार्ग बंद हो जाता तो क्या वैकल्पिक मार्ग हम तैयार कर सकते हैं? क्या हम छोटे छोटे हेलीपैड, अगर आर्मी आईटीबीपी आज न होती, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट न होता तो आज बुरा हाल हो गया होता। तो उनको हेलीपैड खड़े होने को भी जगह नहीं है, तो ऐसे कुछ मैदान है उनको सुरक्षित करें। बाढ़ के फ्लड को कहीं रुकावट ना है, वो निरंतर गति से बढ़ना चाहिए। अब लोगों ने आश्रमी नदी के बीच में बना दिया, किनारे बढ़ा दिया, दूसरी बात तो दूसरी है जो उपदेश पर्यावरण के देते हैं। ये झुग्गी झोपड़ियां नदियों के किनारे आने वाली पीढ़ी को हम एक बहुत बड़ी आफत में डालने जा रहे हैं। होटल जितने गए उत्तरकाशी और रुद्रप्रयाग में गिरे तो होटल ही गिरे, बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स 3-3, 4-4 मंजिल गिरे। उस समय ये अथॉरिटीज कहाँ, क्यों नहीं हम इसको रोकते? लेकिन आपके मुख्यमंत्री तो कहते हैं कि होटल नहीं बहे, वो तो सड़क किनारे ढाबे थे वो बह गए हैं। आप लोग को गलत जानकारी। जब ढाबे है, जो मैंने टीवी में देखा 4 मंजिल एक मकान होटल ही होगा, वो 4 मंजिल जो बड़े कमरे थे 15-20 गिरे हैं। ऐसा नहीं था। मुख्यमंत्री जाने, हो सके मेरी जानकारी कम, मैं इसको कंट्राडिक्ट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हम इन आज नहीं गिरे तो कल गिर सकते हैं। जब ये आपदा क्लाउड बर्स्ट उत्तराखंड में सबसे ज्यादा होते हैं, भूकंप सबसे ज्यादा आते हैं, बाढ़ फ्लड के सारे विनाश लीला यहाँ पर होती है, तो इसके लिए वैकल्पिक व्यवस्था और इस विभाग को प्रभावी ढंग से हमको करना चाहिए निश्चित रूप से। और एक सवाल मुझे बता दीजिए, जिन लोगों ने गलत तरीके से, गलत नीति के तहत ऐसे रिवर बैंक्स पे इमारतें खड़ी की हैं, या जिन लोगों ने गलत नीति के तहत भवन निर्माण किया है, क्या आज आप अपनी सरकार से ये मांग करते हैं कि उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए? मुझे कहने में कोई दिक्कत नहीं है, मुझे कहने में कोई दिक्कत नहीं है। दून घाटी प्राधिकरण बना, लूटने के पैसे दे दो, कहीं बना दो। आज देहरादून मसूरी में 4 मंजिल अलाउड नहीं थे, देहरादून में 2 मंजिल हमने 65 में तय किए, 2 मंजिल ज्यादा राजपुर रोड पे मकान नहीं बनेंगे। आज 6-6 मंजिल 8-8 मंजिल अट्टालिकाएं। कभी भूकंप की विनाशशीला होगी तब कौन जिम्मेदार होगा, कौन भरपाई कर पाएगा? फिर हम सेंटर की तरफ देखेंगे। इसलिए सख्ती से या तो अथॉरिटी खत्म कर दी जानी चाहिए, या सख्ती कहीं ना कहीं हमको करनी पड़ेगी भविष्य की पीढ़ी को सुरक्षा प्रदान करने के लिए, वरना विनाश लीला के हम भी दोषी हैं। प्राकृतिक आपदा तो है, लेकिन उससे बचा कैसे, तो हम कर ही सकते हैं। मैं दूसरी बात कह रहा हूँ जिसके अंदर ये भी समाहित है। हाँ। चाहे वो विकास प्राधिकरण, हम लोगों ने हिमनद प्राधिकरण बनाया था। हिमनद प्राधिकरण बनाने के पीछे हमारी एक सोच थी पूरे हिमालय का, क्योंकि विषय केवल हिमालय के संकट का नहीं है, ये पूरी दुनिया के संकट का है। हिमालय जिस दिन आहट लेता है उस दिन पूरी दुनिया कांपती है। इसलिए ये समझना चाहिए, हमने शुरू से कहा है कि हिमालय की एक बड़ी नीति बननी चाहिए। हिमालय की नीति के तहत फिर ये जनसंख्या पर नियंत्रण होना चाहिए, निर्माणों पर किस तरीके से होना चाहिए, अत्याधुनिक तकनीकी। अब गांव को तो आप हटा नहीं सकते। देश की एकता अखंडता की दृष्टि से भी जो हमारे सीमावर्ती गांव हैं वो आप हटा नहीं सकते। उनको आप क्या स्कूल नहीं देंगे, क्या पानी नहीं देंगे, क्या सड़क नहीं देंगे? देश की आजादी के बाद उनको भी हक है। जो एयर कंडीशन बंगलों में बैठ करके बड़ी बड़ी पर्यावरण की बात करते हैं, मैं उनसे इत्तेफाक नहीं रखता। वो आए ना उन गाँव में जाए तो महसूस करें। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि वो नई तकनीकी क्या हो सकती है कि उनको हम सुविधा भी दें और उनको उस पर्यावरण के जो क्षति होने वाली है उससे भी बचाया जा सके। इसलिए मैंने कहा इसको पार्ट में नहीं, ये प्राधिकरण बन गया, वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, एक बड़ी नीति बने। उस नीति के तहत पूरी हिमालय बेल्ट की नीति बने, उत्तराखंड का भी विषय नहीं है। और उसके बाद शहरों का क्या स्वरूप हो, गाँव का क्या स्वरूप हो। यदि ये मानक हो तो अत्याधुनिक तकनीकी के जो हमारे वैज्ञानिक हैं, आदरणीय डॉक्टर अनिल जोशी जी के पास भी बहुत सारे ऐसे आइडियाज हैं। तो उनका हम कैसे उपयोग कर रहे हैं, अपने वैज्ञानिकों का, अपने जो जानकार लोगों का, उस तकनीकी की दृष्टि से उनको कैसे उभारें, इसकी ज्यादा जरूरत है। जी,
हम ये भी आपसे जरूर जानेंगे कि आप अपनी सरकार में रहते हुए पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए क्या क्या किए, लेकिन मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ, आप में से कोई सवाल पूछना चाहता है? आप कुछ पूछना जी। कोई भी डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट चलता है तो हम कहते हैं कि आफ्टर डिजास्टर, मतलब डिजास्टर के बाद जो हम उसको रोकने के लिए जो काम करते हैं, तो उसको कम भी, आपदा को कम करने के लिए भी कुछ काम कर सकते हैं। जो भी डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स हैं उसके भरपाई के लिए हम ये फॉरेस्टेशन वगैरह जो जंगल लगाते हैं ताकि लैंडस्लाइड वगैरह कम हो, तो उस पे भी जोर देने का ज्यादा जरूरत है। उसको पूरी तरह से इम्प्लीमेंट करने मतलब विकास भी हो, लेकिन विकास के साथ साथ पर्यावरण का ख्याल रखा जाए। हाँ। आप भी कुछ सवाल पूछना चाहते हैं? 2007 में स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की पहली बैठक इस प्रदेश में हुई। उस समय माननीय भुवन चंद खंडूड़ी जी इस प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। इन्होंने स्टेट लेवल पर हर साल स्टेट लेवल के वाइड इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी, GSI, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग और डिजास्टर मैनेजमेंट मिटिगेशन सेंटर, उत्तराखंड आपदा प्रबंधन विभाग की कोऑर्डिनेशन बैठकें होनी थी, जिस समिति के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष राजनीतिक पदाधिकारी होते हैं। 2007 में पहली बैठक हुई, उसके बाद आज तक स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की कोई बैठक नहीं हुई, और अगर वो हुई तो सचिवालय भवन के अंदर हुई। उसकी कोई जानकारी या उसका लिंकेजेस ग्राम पंचायतों या राज्य में काम कर रही संस्थाओं और मीडिया को नहीं दी गई। ये क्यों हुआ? दूसरा ये है कि स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फंड में 5% पैसा मिलता है इक्विपमेंट पे खर्च करने के लिए। ये कहते हैं कि प्रत्येक न्याय पंचायत पर 25 लोगों को प्रतिवर्ष प्रशिक्षण दिया जाता है। इस प्रकार से 3000 लोगों को हमारे प्रदेश में, जिसकी वेबसाइट पे इंफॉर्मेशन है, हमारे यहाँ 3000 लोगों को DMMC ने आपदा प्रबंधन का प्रशिक्षण दिया। तो आपको सेना और ITBP की जरूरत क्यों महसूस हुई? जी, आपका सवाल समझ में आया। आपका सवाल निशंक जी, आप इसका जवाब दीजिए। ये तो पहले सवाल का जवाब तो हो चुका है, लेकिन जो दूसरा सवाल इन्होंने पहले सवाल का भी मैं जवाब देना चाहता हूँ। वो हो सकता है कि जानकारी न हो, लेकिन मैं 2010 की ही बात कर रहा हूँ, 9 और 10 की। हम लोगों ने बहुत सारे काम किए और एक नहीं कई बार मीटिंगें ही नहीं की, बल्कि उसके लिए 5 करोड़ रुपए अलग से एक प्रशिक्षण संस्थान जो विभिन्न लोगों के साथ मिलकर के यहाँ पर सुनिश्चित किया था। तो किया, लेकिन दूसरा विषय जो उन्होंने कहा कि न्याय पंचायती स्तर पर 25 लोगों को, जो मैं चर्चा कर रहा था उसी समय का ये था कि न्याय पंचायती स्तर, ग्राम स्तर पर हम जाएं और उनको प्रशिक्षण दें, ITBP और SSB के साथ और सेना के साथ मिलकर के करें। अब वो कर रहे हैं काम, ऐसा नहीं कि वो काम नहीं कर रहे हैं। गांव में सैकड़ों लोगों की जानों को बचाया है, लेकिन जब बड़ा उनके हाथ से निकल गई होती है, गांव में कितने संसाधन, न्याय पंचायत पर कितने उपकरण होंगे, कितने संसाधन होंगे। जब हम सेना को बुला रहे हैं, जब हम ITBP को बुला रहे हैं, तो ये दूसरा बड़ा पार्ट है कि जब बड़ी आपदा आती है तो उसमें हमको बड़े स्तर पर आना पड़ता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि नीचे के स्तर पर। मुझे याद है कि 2010 का जब अल्मोड़ा के एक गांव में 12 लोग दबे हुए थे, 15-20 मिनट के अंदर अंदर उन लोगों ने जिस तरीके से 15 लोग जो इतने दबे हुए थे, 15-20 मिनट के अंदर अंदर उन नौजवानों ने, जो वो ट्रेनी थे, उन्होंने उनको जिंदा निकाला। तो एक नहीं दर्जनों ऐसे उदाहरण है कि लोगों ने स्थानीय आधार पर लोगों की लेकिन एक उन्होंने और बात कही है, और वो कही है 5% बजट जो है वो इक्विपमेंट पे खर्च करने के लिए दिया जाता है, ताकि उसके साइंटिफिक पार्ट को और ज्यादा मजबूत किया जा सके। बिल्कुल, ये थोड़ा सा लिए क्या होता है? मैं पहले ही कह चुका हूँ इस बात को कि उसको और मजबूत बनाने की जरूरत है, उसको और उपकरण देने की जरूरत है, और ITBP को SSB ये दोनों विशेष करके इस दिशा में काम कर रहे हैं, जिनकी हर स्थान पर हमारे ITBP जोशीमठ से लेकर के जो सीमावर्ती क्षेत्र में है और जो नेपाल के बॉर्डर पर है वो SSB है। अब ये यदि तिब्बत बॉर्डर पर ITBP के जो स्थानीय गांव हैं उनके साथ जोड़ करके, और जो नेपाल के बॉर्डर्स पर है SSB उनके साथ जोड़ करके हम न्याय पंचायती स्तर पर उस प्रशिक्षण को और तेज कर सकते हैं, उसकी जरूरत है। जी, तो आप ये कह रहे हैं और मान रहे हैं कि जिस तरह का डिजास्टर हुआ वो डिजास्टर कम किया जा सकता था, रोका तो नहीं जा सकता था, लेकिन कम किया जा सकता था अगर सरकारें अपनी तरफ से पूरी तरह तैयार होती। और ये भी एक सच्चाई है कि जिस पैमाने पर लोगों को, स्थानीय लोगों को ट्रेन करना था, वो उतने बड़े पैमाने पर नहीं हुआ। और आज स्थिति ये है कि केंद्र से मदद लेनी पड़ रही है, चाहे वो सेना के स्तर पर हो, चाहे वो दूसरे विभागों के स्तर पर हो। एक ब्रेक के लिए रुकते हैं, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे।
तो आज हम उत्तराखंड के महाविनाश के बारे में चर्चा कर रहे हैं और हमारे साथ एक खास पैनल तो मौजूद ही है, साथ ही साथ हमारे साथ इस संस्थान में पढ़ने वाले, ट्रेनिंग करने वाले या उससे आगे की एक तरह से कहें कि देश के फॉरेस्ट विशेषज्ञ तैयार हो रहे हैं, उनसे भी इस चर्चा को करेंगे और उनको शामिल करेंगे। लेकिन इसके अलावा हमारे साथ एक मशहूर आर्किटेक्ट अशवाल साहब भी मौजूद हैं। अशवाल साहब, एक मनुष्य ने मेहनत करके जो विकास के रास्ते और जो अपने लिए खूबसूरत दुनिया तैयार की, प्रकृति के एक प्रलय ने उसे एक तरह से विनाश तक पहुंचा दिया और आज यहाँ पर बैठे लोग कह रहे हैं कि हम 100 साल पीछे चले गए हैं, खासतौर से अगर हम केदारनाथ के बारे में चर्चा करें तो। क्या आपको लगता है कि हम अपने जो मेहनत करते हैं अपनी दुनिया को खूबसूरत करने के लिए और बेहतरीन करने के लिए, उस मेहनत में हमें अपनी संजीदगी भी दिखाने की जरूरत है प्रकृति के प्रति खास तौर से? मेरा मानना ये है कि जो भी ये विनाश हुआ है और आ रहा है, हर साल होता रहता है, कई सालों में ज्यादा होता है, कभी कम होता है, लेकिन उसके लिए हम लोग खुद भी जिम्मेदार हैं, क्योंकि हमारी प्लानिंग की सोच है ही नहीं। और मेरा ये बिल्कुल मानना है कि हिमालय के गाँव के और हिमालय के एरिया के विकास का मॉडल बिल्कुल अलग होना चाहिए। तो ये मॉडल क्या होना चाहिए? इसका विकास का मॉडल जो है, ये बाकी जो और जगह पे विकास का मॉडल है दूसरे राज्यों में, उस राज्यों के मॉडल के हिसाब से ये बिल्कुल ही, क्योंकि यहाँ की भौगोलिक परिस्थितियाँ, यहाँ की सामाजिक परिस्थितियाँ, यहाँ की आशाएं सब बिल्कुल विभिन्न है। तो इनमें जो हमारे अच्छे सामाजिक संस्थाएं हैं, जो हमारे सरकार में अच्छे योग्य लोग हैं, जो हमारे नेता लोग हैं, उन लोगों की एक समिति बना करके इसका विकास का मॉडल डेवलप करना चाहिए। पहली बात तो ये है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि ये जो प्रबंधन की बात हो रही है, इसमें दुनिया भर की खामियां हैं, लेकिन हमारा फोकस आज से होना चाहिए कि आगे हम क्या कर सकते हैं। और प्लानिंग की बातें बहुत होती हैं, सरकार के माध्यम से बहुत प्लानिंग की बातें होती हैं, लेकिन मैं आपको दृष्टांत दे करके बताऊंगा कि जो प्लानिंग होती है और जो रूल रेगुलेशन बनते हैं, उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता है। सबसे बड़ी जो कमजोरी है, बहुत अच्छी हमारी प्लानिंग है, अच्छे हमारे रूल रेगुलेशन है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन के नाम पे जैसे कि नदियों के किनारे की बात हो रही है, भी नहीं होता है जो रूल रेगुलेशन है, और उसके अलावा प्लानिंग भी उस स्तर पे नहीं होती जिस स्तर पे होनी चाहिए, और खास तौर से इस सेंसिटिव इलाके को लेकर। अनिल जी, क्या इस प्लानिंग में कुछ कमी है? देखिए, पहली बात जो अशवाल साहब ने कही, बहुत महत्वपूर्ण बात बोली है। हमारा इकोनॉमिक मॉडल अलग होना चाहिए। वो क्यों होना चाहिए? इकोलॉजिकली सेंटर्ड इकोनॉमिक मॉडल। आप कहीं पे भी कोई चॉइस नहीं कर सकते। और सबसे बड़ी बात यह है कि एक बहुत आवश्यकता का समय आ चुका है, इकोलॉजी और इकोनॉमी को साथ चलना चाहिए। हमने जैसे अपने विकास का इकोनॉमिक मॉडल बना रखा है कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद, उससे हम मापते हैं अपने आप को कि हमने कितनी प्रगति की। क्या हमारे पास कोई ऐसा मॉडल है कि इकोलॉजी को ग्रोथ भी हम मेजर करें? ग्रॉस इन्वायरमेंट प्रोडक्ट, सकल पर्यावरण उत्पाद का भी क्या कोई हमारा ग्रोथ मेजर है? नहीं है। तो हम एक तरफा बढ़ते चले गए और अपनी इकोलॉजी को कहीं ना कहीं हम नुकसान करते चले गए। समय आ चुका है कि इस देश में हम यूरोप के जीडीपी मॉडल को ना समझे। यूरोप ने शुरू किया वो जीडीपी, हमने अपना दिया। अरे ये भारत है, इसमें इतने एग्रोक्लाइमेटिक जोन है, इकोलॉजी इज वेरी इंपॉर्टेंट इश्यू। तो जो इकोलॉजिकल ग्रोथ मेजर है वो इकोनॉमिक ग्रोथ मेजर के साथ होना चाहिए। अनिल जी, एक चीज मुझे बताइए, अब यहाँ पे जितने लोग भी बैठे हैं, कोई को भी ये एतराज नहीं होगा कि उनको 24 घंटे बिजली मिले, किसी को भी एतराज नहीं होगा। किसी को भी ये इस बात के लिए एतराज नहीं होगा कि वो एक बेहतर जिंदगी जी सकें, जैसे कि शहरों में रहने वाले तमाम लोग जी रहे हैं। क्यों वो अपने जीवन को अभाव में जीने के लिए मजबूर करें? मुझे ये बताइए, जब दुनिया आगे बढ़ रही है, बहुत सारे लोगों का यही तर्क है कि जब दुनिया तेजी से आगे बढ़ रही है और जब सबको सुविधाएं मिल सकती हैं, तो हम अभाव में जीने के लिए अपने आप को क्यों मजबूर रखें? इसमें तो कोई प्रश्न ही नहीं है। देखिए, साइज ऑफ दी इंडस्ट्री, देखिए पहाड़ में चढ़ते जाएंगे आदमी छोटा होता जाता है, इंडस्ट्रीज भी छोटी होनी चाहिए क्योंकि वो सेंसिबल है, वल्नरेबल एरियाज है। बड़े बांधों की तो अपेक्षा अगर हम रिव्यूलेट्स पे छोटे छोटे बांध बनाए, उत्तराखंड का अपना ग्रिड हो, तो आपकी उतनी आपूर्ति भी होती है, विकेंद्रित विकास की कल्पना भी होती है, सब कुछ संभव है। जो बात कही गई है सोच और समझ की, मुझे याद है कि एक बार निशंक जी का जब कार्यकाल के दौरान इन्होंने एक चिंतन किया था कि एक कमेटी बनाने की सोची थी
जनाब एक कमेटी बननी चाहिए जिसमें हमने सुझाव दिया था कि हमारा मॉडल क्या होना चाहिए। तब तक चीजें बदल गई थी और वो आगे नहीं बढ़ पाई। जी डोभाल साहब, मैं जो इन्होंने चर्चा की कि इकोलॉजी और इकोनॉमी दोनों को साथ लेकर चलने की जरूरत है। आप भूगर्भ वैज्ञानिक होने के नाते क्या ये सलाह देना चाहेंगे सरकारों को यहाँ कि ये जो घटनाएं हो रही हैं इसे रोका जा सके और इकोलॉजी के साथ बढ़ते हुए हमें हम विकास कर सकें? अनिल जी ने बहुत अच्छी बात कही कि हमें जो है इकोलॉजी और इकोनॉमी को साथ लेकर चलना चाहिए, वो बहुत अच्छी बात है। पर लेकिन इसको हम कैसे आगे लाए, कैसे इम्प्लीमेंट करें? हाँ। और जो अगर हम हिमालय के बारे में बात करते हैं, एक जो नेचुरल कैलेमिटी की बात करते हैं, इसको हम रोक नहीं सकते हैं, लेकिन इसको हम थोड़ा कम कर सकते हैं। जो इससे होने वाले इफेक्ट है उसको हम कम कर सकते हैं। हाँ। जैसे हमारा उत्तराखंड है, हमारे पास 4 धाम है। हमें पता है कि अप्रैल से हमारी यात्रा शुरू हो जाएंगे क्या करके, हमारा बहुत लोग आएंगे। हमें एक ऐसा सिस्टम क्रिएट करना चाहिए जिसमें हमें जो है पूरे क्लाइमेट के बारे में पता चले कि मानसून का कैसा मूवमेंट हो रहा है, इसकी डेंसिटी क्या है, इसका फ्लो कैसे चल रहा है, ये कहाँ इकट्ठे हो रहे हैं, कहाँ ये बारिश का ज़्यादा कर सकती है। तो कम से कम जो है इसको हम निर्माण कर सकते हैं। हम इसको रोक नहीं सकते हैं, लेकिन उसको हम कम से कम इसको थोड़ा इम्प्लीमेंट कर सकते हैं कि जो जाने जा रही है जो प्रोडक्ट उसको हम कम जरूर रोक सकते हैं। अब जैसे ये केदारनाथ वाली बात थी, क्लाइमेट वाली, ये भी एक नेचुरल प्रोसेस है। अगर देखा जाए तो इतना बड़ा घटना नहीं थी वो, ये एक नॉर्मल, जैसे लास्ट ईयर 2010 में हुआ, लद्दाख में हुआ, वैसे हुआ। पर क्या था कि वहाँ पर पब्लिक इतनी ज़्यादा थी, इतनी डेंस पॉपुलेशन थी। एक छोटे 1 स्क्वायर किलोमीटर में मतलब आपका लगभग जो है 1000 कैरिंग कैपेसिटी थी आपकी। अब उसमें थोड़ा सा भी जो पानी आया, जो भी आया, उसने एक झटके में पूरा को बहा दिया। डोभाल साहब, एक चीज और मैं जानना चाहती हूँ, आप लोग का संस्थान भी वहाँ पे कोई रिसर्च कर रहा था और ठीक उसी जगह पे जहाँ पे ये घटना हुई है, वो संस्थान भी क्या इस तरह का आकलन नहीं कर पाया कि इतनी भयंकर विभीषिका यहाँ पर लिखी जा रही है और ये एक दिन होने वाला है? कि आप लोग क्या अपने संस्थान को भी बचा पाए वहाँ पर, और अगर नहीं बचा पाए तो आप साइंटिस्टों के भरोसे कैसे आगे बढ़ा जाएगा? नहीं, मैंने आपको बोला सही है। हम लोग वहाँ पर जो हमारा जो काम है, जो हम लोग मैंने वहाँ पर जो काम कर रहे हैं, हम ग्लेशियर से रिलेटेड काम कर रहे हैं। हाँ। कि ग्लेशियर में क्या हो रहा है, ग्लेशियर कितना रिट्रीट हो रहा है, क्या इसका ट्रेंड है, क्या इसमें मेल्टिंग हो रही है, कैसा हमारा जो है सिस्टम चल रहा है, विंटर में क्या प्रभाव पड़ रहा है, क्लाइमेट में क्या डिफरेंस आ रहे हैं, रेनफॉल क्या ट्रेंड है, टेम्परेचर क्या चल रहा है, ये हम इस तरह से डेटा कलेक्ट करते हैं वहाँ पर। लेकिन ये जो डेटा आप कलेक्ट करते हैं स्टेट गवर्नमेंट के साथ कभी शेयर करते हैं? कभी स्टेट गवर्नमेंट को पता भी चल पाता है कि आप लोगों ने जो डेटा कलेक्ट किया या जो आप लोगों ने अपने अध्ययन के दौरान फाइंडिंग की, उससे उसको कुछ तो आगे पॉलिसीज बनाने में मदद मिली? अभी आप लोगों ने बात की कि 2007 में एक मीटिंग हुई थी क्या करें डिजास्टर में, उसमें हम लोग भी मेंबर थे और उस रिजल्ट का परिणाम ये निकला कि हमने गंगोत्री में लोगों को जाना कम करवा दिया कि यहाँ लोगों को जो है, और तब से जो है अब गंगोत्री में केवल 50 लोग पर डे जा रहे हैं या 1 घंटे में जा रहे हैं। तो ये क्लाइमेटिक उसमें जो है वहाँ पर लोगों की जो घटनाएं हैं कम हो गई है। तो इसी प्रकार जो है कि हमारा काम जो है बेसिक रिसर्च करना है। अगर हमें कोई पूछता है क्या करके, क्योंकि अभी तो हम बेसिक उसमें है। तो आप ये कह रहे हैं कि आप लोगों के अध्ययन से ये फायदा हुआ कि गंगोत्री में लोगों का जाना कम हुआ, यानी कि जो पब्लिक मूवमेंट है उसको लिमिट किया गया और उससे वहाँ की इकोलॉजी सिस्टम को फायदा हुआ है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों के सहयोग से और आप लोगों के सुझाव से सरकारें आगे भी सबक लेंगी और ऐसी सिचुएशन पैदा न हो कि ज्यादा हानि हो, उसकी बनिस्बत कम से कम हानि हो। अगर इस तरह की कोई प्राकृतिक आपदा आती भी है तो उसको देखने और उसको गंभीरता से समझने की जरूरत है। एक ब्रेक के लिए रुकते हैं, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। तो आज हम बात कर रहे हैं उत्तराखंड में हुई बारिश और बाढ़ के बाद की विभीषिका की। हमारे साथ यहाँ पर जानकार तो मौजूद ही हैं, लेकिन कुछ और जो यहाँ पर इंस्टीट्यूट के लोग हैं वो लोग भी मौजूद हैं। आप कुछ सवाल करना चाहते हैं? सरकारों की जो आर्थिक नीतियाँ होती हैं उनका ये जोर इस बात पे होता है कि उत्तराखंड में अत्यधिक वन क्षेत्र है, जिसके कारण यहाँ का आर्थिक विकास जो है वो बाधित होता है। यहाँ तक कि इलेक्शन मैनिफेस्टोज में भी ये बात रखी जाती है कि यदि हम शासन में आए तो इस पर्टिकुलर रिजर्व एरिया को रिजर्व कर देंगे। तो आज जो इतनी बड़ी ये प्राकृतिक विपदा यहाँ आई है, क्या इसे सबक लेते हुए, क्योंकि हम क्षणिक विकास तो अभी भले ही कर लें, लेकिन जब ऐसी प्राकृतिक विपदाएं होती हैं तो हजारों करोड़ का नुकसान जैसा आजकल अनुमान लगाया जा रहा है वो हो रहा है। तो क्या इन बातों को हम अपने विकास के मॉडल में शामिल करेंगे और इस बड़ी विपदा के बाद क्या दोनों ही पक्ष इससे कुछ सबक लेंगे और इनके आर्थिक विकास का जो मॉडल होता है उसके दृष्टिकोण में कुछ फर्क आएगा? बहुत अच्छा सवाल है, आप इसका जवाब दें तो बेहतर होगा। मैं समझता हूँ कोई भी सरकार से डिफॉरेस्टेशन के तो किसी का कोई योजना नहीं है। किसी भी जंगल को काटना, निर्माण करना ये कोई भी सरकार नहीं चाहेगी, ना हम चाहते हैं।
सबसे बड़ी समस्या जो दो बिंदु महत्वपूर्ण है, एक तो पलायन रोकना है, जो लोगों में एक आतंक का वातावरण हो गया। दूसरी बात, पहले यात्रा के लिए लोग जाते थे, क्योंकि जब बचपन में हमारे चाचा चाची गए पूरे गांव ने विदा किया था, ये सोच के कि सारे धर्म कर्म निपटाने के बाद बद्रीनाथ यात्रा को जाते थे कि यह अंतिम समय है, कुछ रह भी गए रास्ते में तो रह गए। लेकिन आज शौक के ले जा, शराब हम ले जा रहे, बोतलें हम ले जा रहे, बच्चों को पिकनिक के रूप में हम ले जा रहे, ऋषिकेश आरटीओ में चेकिंग होनी चाहिए, लिस्ट बननी चाहिए। मैंने अपने समय बस में कितने यात्री जा रहे, कहाँ के, उनके टेलीफोन नंबर, कारों के मिनिस्टर भी हुआ, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर थे, तो उस समय रखा था रिकॉर्ड। कहीं एक बार गुजरात की बस दुर्घटना हुई, दुर्भाग्यपूर्ण, बहुत गहराई पे थी वो चमोली में, तो हमने फिर फोन करके कहा ये नंबर है, तो उनके घर वाले आके डेड बॉडी बहुत देर में निकाली थी, गोताखोर नहीं निकाल पाई, इतनी गहराई में थी। तो इसलिए ये व्यवस्था है, तो वहाँ लोगों का ये जो एक टेरर फैला है, इसको रोकना है, यात्राओं को सीमित करना, पिकनिक के रूप में न मनाएं हम लोग शराब लेके एंजॉय करके बच्चों को लेके जा रहे, फिर परेशानी खड़ी हो रही। वो केवल मोक्ष के लिए था कि अंतिम समय यात्रा करे धार्मिक स्थल बद्रीनाथ केदारनाथ में जाकर, उसको भी सीमित करना पड़ेगा। आज दूसरी बात, हमको देहरादून हॉस्पिटल लाना है, हमको श्रीनगर हॉस्पिटल में, क्यों ना हम जिलों में बेस हॉस्पिटल ऐसे बनाए, कोई कैलेमिटी हो जाती है तो तत्काल वहाँ सारी सुविधाएं वहाँ पर मिले। इन चीजों को हमने गंभीरता से करना पड़ेगा। जंगल का क्षेत्र किसी भी सीमा पर कोई भी सरकार कम नहीं करना चाहेगी, न करना चाहते। लेकिन उस लड़के का सवाल भी ये था कि आर्थिक विकास का एक नया मॉडल बनाया जाए जिसमें डिफॉरेस्टेशन को कम किया जा सके। जो उनका सवाल है बिल्कुल जायज सवाल है। यहाँ 65 से लेकर 70% वन क्षेत्र है, 30 से 32% जो अन्य क्षेत्र है उसी में गांव है, शहर है, सड़क है, बिजली है, पानी है, लोग हैं, ये सब कुछ उसी पे है। कहीं की भी योजना बनेगी, जल, जंगल, जमीन और जन, इन चार को मिल करके योजना बनेगी, तब जाकर एक तरफा नहीं कर सकते आप। हमारे यहाँ केवल 30% क्षेत्र है, आखिर उस 30% को जो वन क्षेत्र है, आज हमारे यहाँ वन अधिनियम है, वन पे जो हमारे पार्क होते हैं, अरबों खरबों रुपए की संपत्ति पर हम उंगली भी नहीं लगाते। हम पूरे देश और दुनिया को ऑक्सीजन देते हैं। लेकिन हाल ही में रिपोर्ट पढ़ रही थी कि 85% वन क्षेत्र से 2100 में जाके 2100 जब सन आएगा तब जाके वो 53% वन क्षेत्र होने जा रहा है। इस तेजी से विकास हो रहा है। देखिए, विकास तो वन क्षेत्र में तो नहीं हो रहा है, डिफॉरेस्टेशन की ही बात हो रही है। वन क्षेत्र में सिर्फ सड़क का काम हो रहा है। लेकिन मैं दूसरी बात कह रहा हूँ, डॉक्टर अनिल जोशी जी ने जिस बात को उठाया, इस बात को उन्होंने उठा, उसकी जरूरत है, उस नीति की जरूरत है। इसलिए हमने इस राज्य में विजन 2020 तैयार किया। अभी आपने उससे पहले कहा कि आपने पर्यावरण के लिए क्या किया। मैं सोचता हूँ डॉक्टर अनिल जोशी जी का जो अध्ययन है, जब तक यहाँ के जन पर, यहाँ की परिस्थिति जन्य और पर्यावरण को लेकर के योजना नहीं बनाई जाएगी तो यही होगा। हम लोगों ने इस प्रदेश को हरित प्रदेश घोषित किया, हम लोगों ने ग्रीन प्रदेश, हरित प्रदेश उसको घोषित किया और अभियान लिया कि हरियाली हर स्थान पर। डॉक्टर जोशी जी से जब अभी बात हो रही थी तो देहरादून को भी हमने देश का पहला ग्रीन सिटी बना, लेकिन दुर्भाग्यवश उस अभियान को हम आगे नहीं बढ़ा पाए। मैं सोचता हूँ नीति कुछ ऐसी होनी चाहिए, गवर्नमेंट कोई भी आए, गवर्नमेंट कोई भी आए, उस नीति को जो वहाँ के हित में है उस नीति को आगे बढ़ाना चाहिए। जैसे जड़ी बूटी का मैं आपको बताऊं, कोई जरूरत नहीं कि हमको बड़े बड़ी योजनाओं को ऊपर ले जाना है। आज जड़ी बूटी पूरी दुनिया की जरूरतें हैं, हम उसका उत्पादन, उससे पर्यावरण संरक्षित भी होगा, जो जड़ी बूटियां आर्थिक सबलता मिलेगी। नहीं, लेकिन एक बात इन्होंने और भी उठाई थी, शुरू में ही उठाई थी, मैं उसका जवाब भी आपसे चाहती हूँ। इन्होंने कहा था कि जो हमारे यहाँ देहरादून विकास प्राधिकरण वगैरह है, उसमें जो 5 मंजिला 6 मंजिला इमारतें बनाने का परमिशन मिल रहा है, वो सही नहीं है पर्यावरण के हिसाब से। क्या आप मानते हैं कि उसे बदलने की जरूरत है, उसकी पॉलिसी बदलने की जरूरत है? मोटे मैंने पार्ट में बात नहीं करना चाहूंगा। मैंने कहा हिमालय की अलग नीति होनी चाहिए, विशेषज्ञों के हाथ में जाना चाहिए, कहाँ पर क्या हो सकता है। जैसे डोभाल साहब ने कहा कि अंततोगत्वा उसका विश्लेषण करके किस सीमा तक कहां पर एक मोटा खाका हो और उसको कोई भी गवर्नमेंट आए उसको फॉलो करे। जब तक हम छोटी छोटी चीजों को समेटेंगे नहीं तब तक हम कोई बड़ी तस्वीर नहीं पेश कर पाएंगे। लेकिन मैं चाहती हूँ एक दो सवाल और पूछ लें आप लोग। हमारे प्रदेश में बहुत सारे केंद्रीय संस्थान हैं जहाँ पर बड़े बड़े सैटेलाइट इमेजिंग के सेंटर लगे हुए हैं, बड़े बड़े वर्क स्टेशन लगे हुए हैं। उनको अगर लिंक किया जाए, उनके पास हर 6 घंटे 8 घंटे बाद सैटेलाइट पास होता है, उनकी इमेजेस आती हैं, उनके थ्रू अगर जानकारियां इकट्ठी करके राज्य सरकार कुछ उनके साथ लिंकेज बनाए
तो अभी जो 24 घंटे लग गए हमें पता करने में कि वहाँ इतनी बड़ी आपदा आई है, वो शायद कुछ घंटों में पता चल गया होगा। जी, बहुत अच्छा सवाल। जी, मैं सिर्फ एक बात सभी चीजों को मिला के कहना चाहता हूं। जो फॉरेस्टर साहब ने कहा, एक ही उत्तर है, रिसोर्स बेस्ड इकोनॉमी। अगर गांव की इकोनॉमी उनके संसाधनों पर होगी, वो संसाधन बढ़ाएंगे। संसाधन क्या है उनके? जंगल, हवा, मिट्टी, पानी, जो देश के भी काम आएगा उनके भी। दूसरी बड़ी बात है जो आपने कहा, हमारे यहाँ कोऑर्डिनेशन की कमी है। जो वाडिया इंस्टीट्यूट करते हैं वो स्टेट गवर्नमेंट को देना चाहते हैं, क्या वो लेना चाहते हैं? जो रिमोट सेंसिंग की जो कल्पना की, जो समय आ चुका है और मुझे लगता है इन आपदाओं से सीख लेना चाहिए। हमें एक कोऑर्डिनेशन में रिमोट सेंसिंग का एक रोल है, वाडिया इंस्टीट्यूट का जियोलॉजिकल रोल है, सरकार का एक रोल है, स्वैच्छिक संगठनों का एक कोऑर्डिनेशन की कल्पना की शुरुआत कर देनी चाहिए। वरना हम और मान लेना चाहिए कि हमारी गलतियां हैं, मानव जनित चीजें हैं, नहीं करेंगे तो फिर उन दूसरी पुनरावृत्ति के लिए तैयार हो। जी, वन संरक्षण और विकास के बीच में क्या संतुलन होना चाहिए, इस पे तो काफी चर्चा हो चुकी है। पर हमारे देश की जो जनसंख्या है और जो गरीबी है, नदियों के किनारे घर बनते रहेंगे, तो सरकार की क्या नीति होनी चाहिए? ये भी एक महत्वपूर्ण सवाल है। अच्छा, मैं ये बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट ने आज से 15 साल पहले, मुझे याद है, उन्होंने बिल्कुल स्ट्रिक्टली बैन किया था नदियों के किनारे आबादी बसाने के लिए, सुप्रीम कोर्ट ने। लेकिन हम लोग फेल हैं, सरकारें फेल हैं। हम वोट की राजनीति, दूसरी राजनीति में ये कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट नदियों के किनारे शायद 230 मीटर की दूरी तक कोई घर न बनाने की बात कही गई है, लेकिन कहीं ये फॉलो होता नहीं। अगर ये फॉलो होता तो हम तस्वीरों में ये नहीं देखते कि कैसे जो है एकदम नदी के किनारे जो घर और होटल बने हुए वो एकदम ताश के पत्ते की तरह ढह रहे हैं। लेकिन उस लड़की ने जो सवाल पूछा कि अब जिन लोगों ने अपना सब कुछ गंवा दिया, उनको कैसे आप रिहैबिलिटेट करेंगे और ऐसी चीजों को आगे बढ़ने से रोकने के लिए क्या करेंगे? आप दोनों से मेरा सवाल है, क्योंकि आप लोग मतलब राज्य की नीतियां तैयार करते हैं। विषय केवल नदियों के किनारे बनने का नहीं, बहुत महत्वपूर्ण सवाल उठाया। हाँ। अब यदि देहरादून से ऊपर धारदार जो नाला है, तो नाले के अगल बगल जो है घुस गए लोग, तो वो किसी अच्छे आदमी को, जिसकी जो अच्छा है, वो नाले में क्यों जाना चाहेगा? व्यवस्था बस कोई नाले में जा करके वहाँ झुग्गी झोपड़ी रख रहा है। हाँ। कि उसको वो परिस्थितियों का सामना करना पड़ रहा है। हाँ। उसके लिए नीति की जरूरत है, ताकि उन लोगों को, उसके कारण क्या हो रहा है, वो भी क्षतिग्रस्त हो रहे हैं। हाँ। और वो पानी कहीं का कहीं बह रहा है। और कुछ सरकारों की, मैं दूसरी बात कह रहा हूँ, लेकिन गवर्नमेंट की जो नीति है, केंद्र सरकार पर मैं आलोचनात्मक दृष्टि से नहीं कह रहा हूँ, लेकिन पिछली बार हमने ये कहा कि जो नदियां भर गई हैं रेता से, वो रेता को आप उठाने की इजाजत दीजिए, नहीं तो पानी कहीं का कहीं वो हो जाएगा। नदी इधर ऊपर हो गई, अब जो पानी इधर जाता था वो उसने इधर ये बस्ती है, इस बस्ती को कभी कल्पना भी नहीं रही होगी कि कभी वो दूर भी है, ऐसा नहीं कि नाले में है। अब ये जो पानी है, क्योंकि आपने रेता बजरी को उठाने के लिए इनकार कर दिया, आपकी नीति में नहीं है, तो उठा करके उस पानी ने अपना भाव किया, तो वो तबाही कर दी। तो इसलिए ये सारी जो मैं मूलतः जिस बात को कह रहा हूँ कि सभी चीजें एक दूसरे से जुड़ी हैं, नीति बने उनके लिए कहीं ना कहीं दूसरे स्थानों पर मकान बने जो लोग ऐसी स्थिति में हैं, लेकिन ये चीजें भारत सरकार और स्टेट गवर्नमेंट अंततोगत कोई एक ऐसी नीति पर चले ताकि हिमालय को बचाया जा सके। जो हमारा सरकार का बजट होता है, हमारी जब जनसंख्या 65% तक गांव में रहती है, तो विकास सिर्फ शहर का क्यों हो रहा है? मेरा मानना यह है कि अगर गांव का विकास भी शहर की तरह हो तो शायद है कि बहुत सारी त्रासदियां कम होंगी। गांव पर विकास, गांव के विकास को लेकर इतना ध्यान क्यों नहीं है जितना शहरों के विकास को लेकर है, जबकि वहां आबादी ज्यादा है? इसमें दो राय नहीं। असवाल जी ने जो कहा कि गांव का सिस्टमेटिक सुनियोजित विकास होना चाहिए, जो घूम के सारी बातें आई हैं, उस गांव को जिला पंचायतें हैं, लोकल बॉडीज हैं, सरकार की योजनाएं गांव के लिए अलग से हैं, केंद्र सरकार की ग्रामीण रूरल डेवलपमेंट की अलग हैं, उन्हें क्रियान्वित करने की बात है। डिसीजन सरकार लेती है, लेकिन एग्जीक्यूशन कौन करेगा? निर्णय बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन धरातल पर नहीं दिखते। वो बहुत जरूरी है। जैसे देहरादून है, देहरादून को नया देहरादून डेवलप कर दो। यहीं क्यों मारा मारी हो रही, 6-7 मंजिल हो रही, यहीं नालियां नहरें पाट पाट के क्यों मकान बनाए जा रहे? तो इसलिए नया देहरादून, नए गाँव सिस्टम से बने। पूरे उत्तराखंड की साइंटिफिक लोग बैठे, वैज्ञानिक बैठे, भूज्ञान वेता बैठे, हमारे पर्यावरणविद बैठे, वो बैठकर योजना बनाए। निश्चित रूप से उत्तराखंड के भविष्य को संवारना है तो इन सबको बैठकर एक योजना बनानी पड़ेगी। जी, आप पूछिए, आखिरी सवाल है अभी। 16 तारीख को बद्रीनाथ में 6:30 से लेकर 6:46 तक केदारनाथ मंदिर के पीछे नदी का बहाव बढ़ने लग गया था 16 तारीख को। 17 तारीख सुबह 6:30 to
39 9 मिनट का जलजला आया और केदारनाथ को तबाह कर दिया। मंदिर के आसपास अतिक्रमण किसका था? उसके लिए सरकार और मंदिर समिति अगर जिम्मेदार नहीं है तो कौन है? पहली बात। दूसरी बात यह है कि जो इंस्टीट्यूट इस प्रदेश में हमारे आपदा प्रबंधन नीति के लिए बने हैं, रिहेबिलिटेशन, रेस्क्यू, रिलीफ के लिए बने, उनके बीच कोऑर्डिनेशन क्यों नहीं है? इस आखिरी सवाल का भी जवाब आप ही दीजिए। एक तो जो ये समन्वय की बात आई, बहुत महत्वपूर्ण बात है। लेकिन उन्होंने जो महत्वपूर्ण बात कही, आ रहा हूँ उसी पर आ रहा हूँ। बहुत अच्छी बात उठाई। इस प्रदेश में 65 से 70 बड़े बड़े संस्थान हैं, बहुत बड़े संस्थान हैं जो राष्ट्रीय स्तर के हैं। मैंने जब मैं मुख्यमंत्री था सभी संस्थानों को, वैज्ञानिक संस्थाओं को एक एक चिट्ठी लिखी थी कि आप एक एक उदाहरण, मॉडल आप उत्तराखंड में यदि तैयार करेंगे तो ये तो धरती का स्वर्ग वैसे बन जाएगा। नंबर 1। नंबर 2, जो उन्होंने चर्चा की है कि केदारनाथ जी में, उनकी बात से सहमत हूँ। हमने अपने समय में टोटली बैन लगा दिया था, कोई निर्माण नहीं होगा, क्योंकि इन स्थानों पर निर्माण होने का कोई मतलब नहीं है। इन स्थानों पर, बल्कि जब ये चर्चा हुई थी, कुछ लोग, पंडित लोग बहुत नाराज भी थे कि हम केदारनाथ तक, मैंने कहा कि नहीं, केदारनाथ तक सड़क नहीं बननी चाहिए, सड़क नहीं बननी चाहिए। उसके पीछे भावनात्मक भी था, उसके पीछे पर्यावरणिक भी था। लेकिन ये ऐसा नहीं, चलो केदारनाथ में तो इसलिए है कि थोड़ा सा लोगों ने बनाए, लेकिन नीचे रामबाड़ा, नीचे जो गांव चले गए, तो वो भी इतना महत्वपूर्ण नहीं है। लेकिन हाँ, जो एक महत्वपूर्ण बात है, जो आपने कहा कि बचाया जा सकता था, क्षति को कम हो सकती थी, हमने रडार की बात की थी। रडार तो वो मांगा था हमने कि यदि इस क्षेत्र में किसी बादल ने फटना है तो 1 घंटा 2 घंटा पहले हमको पता चल जाए, गांव तो हम खाली कर सकते हैं, उसको रोक तो नहीं सकते। नहीं, और इस घटना में भी अगर ये 2 घंटे पहले पता चल गया था तो खाली किया तो वहाँ पे केदारनाथ में जो हजारों लोग फंसे थे उनको कम से कम कुछ सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जा सकता था। एक आखिरी सजेशन आपसे जरूर चाहूंगी मैं। जी, मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि अब हम इस तमाम बहस के बाद जो हमें सीख लेना चाहिए वो इस रूप में सीख लेना चाहिए कि इसकी पुनरावृत्ति ना हो। कुछ चीजों को बड़े ईमानदारी से सरकार को भी स्वीकारना चाहिए और हम जो तमाम लोग अपने अपने वैज्ञानिक हैं, राजनेता हैं, सबको स्वीकारते हुए और दोबारा इसकी पुनरावृत्ति ना हो, इसके लिए हमें सामूहिक रूप से प्रयत्न करना चाहिए, जिस कोऑर्डिनेशन की हम बात कर रहे हैं। जी, तो इस दैवीय भूमि में जिस तरह से दैत्यकारी प्रलय आया और इस तरह के प्रलय को रोका नहीं जा सका, मुझे उम्मीद है कि आने वाले दिनों में ऐसी जो विभीषिका है वो दोबारा नहीं लिखी जाएगी और कम से कम सरकारें सबक सीखेंगी। और आपका जो सुझाव था कि जो भी विकास किया जाए वो विकास इकोलॉजी को देखते हुए, यानी पर्यावरण को देखते हुए ही किया जाए, और तभी जाकर इस इलाके को बचाया जा सकेगा और हर आदमी अपनी अपनी तरफ से पर्यावरण को बचाने की जिम्मेदारी ले, तभी शायद एक बेहतर और खूबसूरत देवभूमि यहाँ पर बन सकेगी। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए।